नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 2024 में नरेंद्र मोदी के प्लान से इंडिया अलायंस के बड़े बड़े हैवीवेट क्यों डरे हुए हैं? उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में डिंपल और अखिलेश यादव क्यों अपने सबसे सुरक्षित किले में सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं? 2019 में अमेठी में जो हुआ, 24 में वही अंदेशा सोनिया गांधी को रायबरेली में होने का डर क्यों है? चुनाव में हर नेता जीतने वाली सीटों की लिस्ट बनाता है, लेकिन मोदी शाह ने सबसे पहले हारने वाली सीटों की लिस्ट क्यों बनाई? मोदी 2024 में 400 सीट लाने के लिए कौन सा जैक लगाने वाले हैं? विरोधियों को 100 सीट पर निपटाने के लिए क्या जाल बिछाने वाले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल तक मोदी क्या बिसात बिछा चुके हैं और विरोधी कहां गलती कर गए हैं? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी चुनाव से 4 महीने पहले क्यों ABCD गिन रहे हैं? 400 का टारगेट हिट करने का श्योर शॉट क्या है? 24 में मोदी कौन सा जैक लगाएंगे जो 400 पार करा देगा? मोदी और सोनिया गांधी, नीतीश, लालू और अखिलेश में यही फर्क है। मोदी हमेशा बड़ा टारगेट सेट करते हैं। उनके विरोधी जब तक अपना टारगेट चुनते हैं, मोदी फील्डिंग सजा चुके होते हैं। 24 में 400 सीट जीतने के लिए मोदी ने 300 मिनट में पूरी फील्डिंग सजा दी है। एक एक प्लेयर्स को समझा दिया है 24 में कौन सा शॉट मारना है जिससे 19 में हारी हुई 80 सीटों पर इस बार भगवा फहराए। मोदी और उनकी टीम ने लोकसभा सीटों को ABCD कैटेगरी में बांटा है। A कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां बीजेपी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है। B कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां टफ फाइट है लेकिन बीजेपी जीतेगी। C कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां इंडी अलायंस का पलड़ा भारी है। D कैटेगरी की सीटें ज्यादातर दक्षिण के राज्यों में हैं जहां वोट शेयर बढ़ाने पर जोर है। मोदी ने बीजेपी को इस बार C कैटेगरी वाली सीटों पर फोकस करने का लक्ष्य दिया है। बीजेपी ने C कैटेगरी में करीब 80 सीटें रखी हैं। 2019 में बीजेपी इन सीटों पर चुनाव हार गई थी। 2024 में पार्टी 30 से 45 दिन पहले इन सीटों पर कैंडिडेट घोषित करेगी। ऐसा करने से बीजेपी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। लेकिन मोदी का यह जैक क्या 80 सीटों पर हार को जीत में बदल देगा? मोदी ऐसे नेता नहीं हैं जो हवाई प्रयोग करें। 24 में इस शॉट को खेलने से पहले मोदी 23 में इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं, वो भी एक ग्राउंड पर नहीं, 3 ग्राउंड पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने C कैटेगरी फॉर्मूले को लागू किया था। यहां कैंडिडेट का ऐलान A और B कैटेगरी की सीटों के मुकाबले काफी पहले कर दिया गया था। 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी इन सभी सीटों पर हार गई थी, लेकिन 23 में बीजेपी ने ऐसी ज्यादातर सीटें जीत ली। मध्य प्रदेश की दिमनी सीट पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने उतारा। 2018 और 2014 में बीजेपी यहां हार गई थी। कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मोदी के फॉर्मूले से बीजेपी ने इस बार दिमनी सीट 24,000 से ज्यादा वोटों से जीती। इंदौर 1 सीट से मोदी फॉर्मूले के तहत इस बार कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया। पिछली बार यहां कांग्रेस जीती थी। इस बार कैलाश विजयवर्गीय ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि इंदौर जिले की सभी सीटें भी बीजेपी ने जीती। कांग्रेस ने जिन जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 2024 में MP में OBC को अपने पाले में करने की कोशिश की है, वो भी मोदी फॉर्मूले में पिट गए और 23 में चारों खाने चित हो गए। 24 में मध्य प्रदेश में C कैटेगरी में एक सीट छिंदवाड़ा है। 2019 में यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीते थे। नकुलनाथ को 5,87,305 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के नाथन साहा कोबरेटी को 5,49,769 वोट मिले थे। कांग्रेस सिर्फ 3% के अंतर से जीती थी। 24 में मोदी ने बीजेपी को मंत्र दिया है कि कैसे कांग्रेस का छिंदवाड़ा गढ़ ध्वस्त करना है। कमलनाथ को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया है, लिहाजा वो सियासी तौर पर पहले से कमजोर दिख रहे हैं और बीजेपी 24 में 3% का मार्जिन भरकर बड़ा उलटफेर कर सकती है। MP पहले से ही मोदी की मुट्ठी में है, लेकिन यूपी में अब भी बड़ा खेल बाकी है। मोदी ने योगी बाबा को 24 में यूपी से 100% रिजल्ट देने का टारगेट दिया है, मतलब 80 में से पूरी 80 सीट जीतने का। यूपी में C कैटेगरी में 16 सीटें रखी गई हैं, जहां 2019 में बीजेपी हार गई थी। इनमें डिंपल यादव की मैनपुरी और सोनिया गांधी की रायबरेली सीट भी शामिल है।
जहां 24 में मोदी उलटफेर का टारगेट तय कर चुके हैं। यूपी की सी कैटेगरी वाली सीटें मैनपुरी, रायबरेली, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और रामपुर हैं। इनमें करीब 8 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जहां कमल खिलाने की जिम्मेदारी योगी महाराज ने ले ली है। चौधरी चरण सिंह का सम्मान करके योगी अपने मिशन में आगे बढ़ चुके हैं, जबकि इंडी अलायंस अभी सीट शेयरिंग फॉर्मूला तलाशने में ही उलझा है। योगी यहां जाट प्लस पसमानदा को मिलाकर 10% का मार्जिन बढ़ाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इसमें मोदी की वेलफेयर स्कीम और योगी की सख्त कानून व्यवस्था का संगम 24 में बीजेपी का मंगल करेगा। जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, गरीबों के पेट पर जबरदस्त हक, उनके हक पर डकैती डालने का कार्य करेगा, व्यापारियों को प्रताड़ित करेगा, उसके लिए सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था का परिणाम है 6.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नहीं तो यही प्रदेश था, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था ना, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। आज दंगा नहीं होता है। अब तो यूपी के बारे में हर व्यक्ति कहता है न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब दंगा। यूपी की मैनपुरी सीट मुलायम खानदान का गढ़ है। 2019 में मुलायम सिंह यादव यहां करीब 94,000 वोट से जीते थे। उन्होंने बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को हराया था। उसके बाद उपचुनाव में डिंपल यादव ने 2,88,000 के वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के रघुराज शाक्य को हराया। हालांकि डिंपल यादव सहानुभूति की लहर में बड़े अंतर से जीती थी। 24 में बीजेपी को दरअसल मैनपुरी जीतने के लिए 90,000 से 1 लाख वोट और जुटाने हैं। वो बीजेपी कैसे करेगी, इसे भी समझ लेते हैं। मैनपुरी में यादव वोटर्स 4.25 लाख हैं, शाक्य वोटर्स 3.25 लाख, ब्राह्मण वोटर्स 1,10,000, दलित वोटर्स 1,20,000, लोधी वोटर्स 1 लाख और मुस्लिम वोटर्स 55,000 हैं। अगर अखिलेश के यादव मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ दिया जाए तो करीब 4.25 लाख वोट बनते हैं। अगर शाक्य, ब्राह्मण और लोधी वोटर्स को जोड़ दिया जाए तो करीब 5,35,000 का वोट बैंक बनता है। ऐसे में अगर बीजेपी 2019 और 2014 के ट्रेंड के हिसाब से दलित वोट ले जाती है तो 24 में मैनपुरी में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। आजमगढ़ और रामपुर की तरह मुलायम की सियासी विरासत का एक और किला ढह जाएगा। 2024 में राम मंदिर बनने के बाद पहला चुनाव है और मैनपुरी भले ही मुलायम खानदान का मजबूत गढ़ हो, लेकिन राम मंदिर के बाद होने वाले चुनाव में ढह सकता है। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। 70 साल से रायबरेली गांधी परिवार का अभेद्य दुर्ग बना हुआ है। 2019 में यहां से सोनिया गांधी ने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 1,67,000 से ज्यादा मतों से हराया था। 2014 में सोनिया गांधी को यहां करीब 64% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के अजय अग्रवाल को 21% करीब वोट मिले। 2019 में सोनिया गांधी को करीब 56% वोट मिले, 5 साल पहले के मुकाबले 8% कम, जबकि बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 38.36% वोट मिले, 5 साल पहले के मुकाबले करीब 17% ज्यादा वोट। 24 में रायबरेली जीतने के लिए बीजेपी को अब 17.31% का जंप लगाना है। मोदी का जैक इस बार बीजेपी की रायबरेली में इतना जंप करा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेठी के बाद कांग्रेस का रायबरेली किला भी ढह जाएगा और कांग्रेस का यूपी से नामो निशान भी मिट सकता है। हालांकि कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन राहुल, प्रियंका और सोनिया इसमें अब तक शामिल नहीं हुए हैं। मतलब कांग्रेस यूपी में या तो डरी हुई है या ना उम्मीद हो चुकी है। मोदी इसी मौके की ताक पर हैं। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके
पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं। मोदी ने यूपी में इस बार उन सीटों पर ज्यादा जोर देने का टारगेट रखा है जहां 2019 में बीजेपी 1 लाख या उससे कम मार्जिन से हारी थी। इनमें मेरठ है जहां बीजेपी केवल 4,729 वोट से हारी, श्रावस्ती बीजेपी सिर्फ 5,320 वोट से हारी, सहारनपुर में बीजेपी 22,417 वोट से हारी, अमरोहा में बीजेपी 63,248 वोट से हारी, बिजनौर में बीजेपी 69,941 वोट से हारी, कैराना में 92,000 और मुरादाबाद में करीब 97,000 वोट से बीजेपी हारी। अंबेडकर नगर में भी बीजेपी 95,880 वोट से हारी। इसके अलावा बीजेपी पश्चिमी यूपी की नगीना सीट पर भी उलटफेर कर सकती है। हालांकि वहां हार का अंतर 1.5 लाख से ज्यादा है। वो कैसे, ये समझिए। नगीना में 50% मुस्लिम वोटर हैं, 21% दलित हैं, 29% में ठाकुर, जाट, ब्राह्मण और अन्य ओबीसी हैं। 2019 में यहां मुसलमानों और दलित समाज ने बीएसपी के कैंडिडेट गिरीश चंद्र को बंपर जीत दिलाई थी, लेकिन गठबंधन टूटने और मायावती के एक्टिव नहीं होने से अब दलित वोट भीम आर्मी के चंद्रशेखर के साथ जुड़ गया है। 2024 में अगर मायावती गठबंधन से अलग लड़ी और मुस्लिम कैंडिडेट दिया तो मुस्लिम और दलित दोनों वोट का बंटवारा होगा। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और जनता जिस उत्साह से जगह छोटी पड़ जा रही है, जनता इतना अधिक आ रही है, यह स्पष्ट संकेत है जो हम लोग दावा करते हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 और देश में 400 बार पार और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब मिलकर लड़े चाहे अलग अलग लड़े, 80 की 80 सीटें 2024 में हम लोग जीतेंगे। यूपी के बाद 24 में सबसे बड़ी लड़ाई बिहार में है, जहां लालू नीतीश पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी यहां मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज सीट को जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। 2019 में किशनगंज सीट पर कांग्रेस 34,466 वोट से जीती थी। किशनगंज में 69% मुस्लिम और 30% हिंदू हैं। 1% में अन्य धर्मों के लोग हैं। किशनगंज में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज, आमौर और बायसी है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनावों में इस इलाके में ओवैसी की एआईएमआईएम ने ऊंची पतंग उड़ाई थी। 24 में ओवैसी अगर अपना प्रदर्शन दोहराते हैं और मुस्लिम वोट बंटता है तो बीजेपी दोबारा किशनगंज में कमल खिला सकती है। 19 में बिहार बीजेपी ने 100% के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया था और 17 की 17 सीटें जीती थी। तब जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन था और वो 17 में से 16 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार नीतीश लालू के साथ जोड़ी बना चुके हैं। 14 में नीतीश अलग भी लड़ चुके हैं और तब वो 2 सीट पर सिमट गए थे। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी के साथ ही रहा है। लिहाजा लालू नीतीश के साथ आने के बावजूद बिहार में बीजेपी टेंशन में नहीं है। टेंशन में नीतीश है, जिन्हें न इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया गया और न ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा। बंगाल में 42 लोकसभा सीटों का सवाल है। टक्कर दीदी और मोदी के बीच है। 19 में बीजेपी ने बंगाल की 18 सीटें जीतकर दीदी को हिला दिया था। बीजेपी का वोट शेयर 40.6% रहा था। इस बार मोदी इसे 51% पर लाना चाहते हैं। मोदी ने अपनी कोर टीम को बंगाल के मिशन पर लगा दिया है। 22 सीटों को सी कैटेगरी में रखा गया है, जहां बीजेपी 19 में दूसरे नंबर पर रही थी। 5 सीटों पर बीजेपी ने 50% और 13 सीटों पर वोट शेयर करीब 40% था। इनमें बीजेपी 10 सीट हार गई थी। बीजेपी का बंगाल में साल दर साल लोकसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़ रहा है। ऐसे में 22 सीटों पर 10% वोट और जोड़ना मोदी शाह के लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 30 से 32 सीट के बीच जीत सकती है। हम तीसरे बार जीत के आएंगे और बंग भूमि को अलग नहीं होने देंगे। ये भारतवर्ष का साथ है, थे, रहेगा और यहाँ पे गीता ही गुंजेगा। यहाँ पे कुरान बाइबल नहीं,
यहाँ पे गीता ही गूंजेगा, यहाँ पे रामलला अपना घर पे पहुंचेगा, यहाँ पे काशी मथुरा होने वाला है, यहाँ पे भारत भूमि में भगवान का अवस्थान अधिष्ठान होने वाला है। जो काम अभी भी बाकी है, जो हजारों सहस्रों सालों से हमको पराधीन बना के रखा है, उससे हमको रामलला को, गीता को मुक्ति दिलवाए देंगे। इसलिए हमारे ये सारी को चेतावनी है, इशू बनाने का जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी ने सी कैटेगरी में 6 सीट को रखा है, जहां पिछली बार 4 सीट एनसीपी और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट एआईएमआईएम ने जीती थी। 19 और 14 में उद्धव की शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। इस बार उद्धव इंडी अलायंस के साथ हैं। उनकी पार्टी भी टूट चुकी है। 24 में जब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद चुनाव होंगे तो शिवसेना को तगड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बार वो उस गठबंधन के साथ खड़े हैं जो राम विरोधी है। जिनका इस राम मंदिर के निर्माण में और उसकी मांग में कोई भी सहभाग रहा है, उनको बिल्कुल आमंत्रित किया गया नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस मंदिर के निर्माण में जो भी वहाँ क्रेडिट लेने जाने, उनका जीरो क्रेडिट है, उनका कोई लेना देना नहीं है। जो आदेश आया है वो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का है और कोर्ट के हिसाब से ये निर्माण होने जा रहा है। तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी ने श्रेयवाद में नहीं जाना चाहिए। साउथ में बीजेपी कर्नाटक और तेलंगाना में अपना वोट शेयर और सीटों का आंकड़ा बढ़ाना चाहती है, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्यों में उसकी कोशिश वोट शेयर बढ़ाने की होगी, जहां सत्ताधारी दल लगातार सनातन विरोधी बयान दे रहा है। अब तो हद हो गई है। वो यूपी और बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं। हिंदी உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாரு எல்லா வேலையும் வந்து யூபில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பிறக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான்। कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर है, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की। और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। 24 में 400 का टारगेट पाने के लिए मोदी और शाह का प्लान बिल्कुल क्लियर है। कमजोर बूथ की पहचान, नए क्षेत्र में जीत हासिल करना, पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी को बढ़ाना, राम मंदिर की रेप्लिका को जनता तक पहुंचाना और अक्षत को गांव-गांव में बांटना। मोदी का 400 वाला प्रण 24 में पूरा होने में ज्यादा डाउट नहीं है। वजह पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। साल 2014 में 31% वोट शेयर के साथ 282 सीटें मिली थी। 19 में 37.7% वोट शेयर हुआ तो 303 सीटें मिली। 2024 में बीजेपी का टारगेट है कि 51% के वोट शेयर के साथ 400 प्लस का आंकड़ा छुआ जाए। समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान हो, ये 24 के चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे का गणित बिगाड़ दिया। अभी कितना बदलाव करते रहे, कितना उठापटक करते रहे, कितना इधर से उधर करते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक तरफ जो है वो कांग्रेस की खटारा गाड़ी और दूसरी तरफ उसमें बैठे हुए खुर्राट खिलाड़ी। अब कांग्रेस की इस खटारा गाड़ी में बैठे हुए खुर्राट खिलाड़ियों को सामने भी समझना होगा कि सामने एक तरफ गड्ढा है, पीछे गच्चा है। तो करने दीजिए, किस्मत आजमाने के लिए किस्मत आजाद में क्योंकि जुगाड़ के जमघट से जो है वो जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचा जा सकता। उनको भी ये बात मालूम है। 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके नए अध्यक्ष को ही उन्होंने निलंबित कर दिया। 21 दिसंबर को ही तो कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, तो फिर इतना बवाल क्यों मचा है? तो इस हंगामे के पीछे एक ही नाम है और एक ही मुद्दा है, जिस मुद्दे और हंगामे को खत्म करने के लिए चुनाव हुआ। बैकडोर से उसी मुद्दे और शख्स की भारतीय कुश्ती महासंघ में एंट्री हो गई। ना अधिकार बदला, ना ही ऑफिस बदला, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। मामला जाटों के अपमान तक पहुंच गया और जिस उपराष्ट्रपति के अपमान को बीजेपी जाटों का अपमान बता रही थी, अब वो बैकफुट पर आ गई, क्योंकि इस बार कांग्रेस जाटों के अपमान का लेकर मैदान में कूद गई थी। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के इस गुब्बारे की हवा कैसे निकाल दी है, देखिए ये रिपोर्ट।
सियासी दंगल में फंसी कुश्ती, मोदी सरकार ने ले लिया सबसे बड़ा फैसला। कोई बात है कि पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हों। ब्रिजभूषण की बोलती हुई बंद, पहलवानों को मिल गई पहली विजय। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। ब्रिजभूषण का नया मोहरा, कुश्ती में संजय सिंह चेहरा। अभी कोई कमेंट नहीं, पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष जैसे ही फ्लाइट में रांची के लिए बैठे, भारत सरकार ने उनके सभी पावर को फ्लाइट मोड में डाल दिया। उधर रांची एयरपोर्ट पर कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह का गाजीबाजी के साथ स्वागत किया जा रहा था, तो दिल्ली में उनके सस्पेंशन की चिट्ठी जारी हो रही थी। रांची में गले में फूलों का हार पहनाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा था, तो उधर दिल्ली में उनके जश्न पर कैंची चल गई। अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। कुश्ती के दंगल में कौन हारा कौन जीता, ये दोनों तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं। 21 दिसंबर को एक तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती के चुने गए नए अध्यक्ष के साथ जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका विरोध करने वाली साक्षी मलिक खेमा रोते हुए दिखाई दे रहा था। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था दबदबा रहेगा और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। और मोदी सरकार ने ब्रिजभूषण शरण सिंह की इसी दबदबे को कुश्ती के अखाड़े में धोबी पछाड़ दे दिया। आखिर पहलवान क्यों कह रहे थे कि ब्रिजभूषण का नया मोहरा, कुश्ती में संजय सिंह ही चेहरा, इसे भी समझ लीजिए। पहली तस्वीर संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव जीतने के बाद की है, जहां ब्रिजभूषण सिंह के गले में 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा मालाएं दिख रही हैं, जबकि चुनाव जीते संजय सिंह के गले में एक भी माला नहीं है। दूसरी तस्वीर संजय सिंह के कुश्ती महासंघ का चुनाव जीतने के कुछ देर बाद की है। इसमें भी ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद को कुश्ती महासंघ का सर्वे सर्वा के रूप में पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी गर्दन फूलों के माला से लद गई है, लेकिन साथ में खड़े संजय सिंह के गले में एक भी माला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुश्ती महासंघ का चुनाव संजय सिंह नहीं बल्कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जीता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह और हरियाणा के पहलवानों के खेमे के बीच लड़ाई पुरानी, लेकिन चुनाव में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया खेमा हार गया। चुनाव में सभी 25 राज्यों के फेडरेशन में पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का दबदबे का फायदा मिला और ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने करीबी संजय सिंह को जिताने में कामयाब रहे। संजय सिंह को कुल 40 वोट मिले, तो महिला पहलवान अनीता शोरियाण को सिर्फ 7 वोट ही मिला। साक्षी मलिक खेमा WFI से ब्रिजभूषण शरण सिंह के लोगों की विदाई चाह रहा था, लेकिन जब WFI का नतीजा आया तो अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष तक, कोषाध्यक्ष, महासचिव और कार्यकारी सदस्य सभी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खेमे के ही लोग जीते। यानी WFI में सिर्फ चेहरा बदला, ना तो उनका ऑफिस बदला, ना ही उनके फैसले बदले। यानी अभी भी वही हो रहा था जो ब्रिजभूषण सिंह चाह रहे थे। यानी चुनी हुई नई गवर्निंग बॉडी भी ब्रिजभूषण शरण का मोहरा बनकर काम करने लगी थी और ऐसा ही होगा, यह अंदेशा पहलवानों को पहले से ही था। तभी तो 21 दिसंबर को जैसे ही WFI का रिजल्ट आया, साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री को लौटाने का ऐलान किया और विरोध में दिल्ली में PM हाउस के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रखकर चले गए। अब केंद्र सरकार संजय सिंह और WFI को सस्पेंड कर चुकी है। सरकार की तरफ से जो चिट्ठी जारी हुई है उसमें साफ साफ लिखा है
कि WFI अभी भी उसी जगह से चल रहा है जहां पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। WFI अभी भी पूर्व अधिकारियों के कंट्रोल में है। सवाल ये है कि ये चिट्ठी बृजभूषण शरण सिंह की तरफ तो इशारा नहीं कर रही है, क्योंकि WFI का ऑफिस अभी भी बृजभूषण शरण सिंह के घर पर ही है और संजय सिंह के साथ कई लोग बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। ऐसे में उनके कहे को टाल नहीं सकते। यानी नई बॉडी में भी वही हो रहा था जो बृजभूषण शरण सिंह चाह रहे थे। लेकिन 72 घंटे के अंदर ये तस्वीर बदल गई। बृजभूषण शरण सिंह के मंसूबे पर पानी फिर गया। मैं कुश्ती से 21 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूँ। नए पदाधिकारियों से चाहूंगा कि वो अपने ऑफिस की व्यवस्था कर लें और जब उनके ऑफिस की व्यवस्था हो जाए तो अपना ऑफिस नए स्थान पर ले लें। वही कह रहे हैं कि बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद करूँगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ें। इस दंगल में सही मायने में कौन जीता ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस दंगल के पीछे की कहानी को समझ लीजिए। 18 जनवरी 2023 को 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। 20 जनवरी को सभी पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले। 23 अप्रैल को पहलवानों ने फिर से धरना प्रदर्शन शुरू किया। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 28 मई को नई संसद भवन तक मार्च के दौरान पुलिस और पहलवानों के बीच हाथापाई हुई। 30 मई को मेडल विसर्जित करने पहलवान हरिद्वार गए। 3 जून को पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और जहां यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, उसी घर में ऑफिस का चलना संजय सिंह और बृजभूषण शरण सिंह के रिश्ते को बता रहा है, जो संजय सिंह और WFI के सस्पेंशन का कारण बना। संजय सिंह 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष बने थे। उसके बाद जब यूपी में साल 2009 में कुश्ती संघ बना तो बृजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो संजय सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। दोनों कुश्ती में करीब 15 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए, करीबी तो आप भी मेरे हैं। संजय सिंह भुइयार हैं और मैं राजपूत हूं, छत्री हूं, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है। कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंध नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सभी ने खिलाड़ियों की शिकायत सुनी, एक्शन भी लिया और न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। मोदी सरकार समय से पहले ही बृजभूषण को WFI के अध्यक्ष पद से हटा दी, तो दिल्ली पुलिस से कार्रवाई में तेजी लाने को भी कहा गया। चूंकि ठीक 3 महीने बाद 2024 में चुनाव है, तो कांग्रेस पहलवानों के इस मुद्दे को लपकने की कोशिश में, ताकि जाटलैंड में वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। 21 दिसंबर को जैसे ही WFI का रिजल्ट आया, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी साक्षी मलिक के घर पहुंच गई, ताकि जाटों को कांग्रेस के पक्ष में किया जा सके। अब जाट का अपमान करने का झंडा बुलंद कर चुकी बीजेपी तुरंत एक्शन में आ गई। दिल्ली और पूरे जाटलैंड में अपने अपने हिसाब से जाटों के अपमान का नैरेटिव गढ़ा जाने लगा। विपक्ष पर उपराष्ट्रपति धनखड़ के बहाने जाटों का अपमान करने का आरोप लगाने वाली बीजेपी बैकफुट पर दिखने लगी। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि कांग्रेस की जाट सियासत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। देश भर में जाट आबादी करीब 8 करोड़ 25 लाख है, यानी कुल आबादी का करीब 6%। 5 राज्यों में जाट प्रभावशाली है। अगर जाटों की आबादी की बात करें तो पंजाब में जाटों की आबादी 4% है, हरियाणा में 29%, वेस्ट यूपी में 17%, राजस्थान में 15% और दिल्ली में करीब 10% जाट है। और प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी जानते हैं कि 2024 को जीतने के लिए जाटों का वोट कितना जरूरी है। देश के 5 राज्यों में लोकसभा की करीब 60 से 65 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट किसी न किसी रेशियो में प्रभाव डाल सकता है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, दिल्ली में 7, हरियाणा में 10 सीटें, यूपी की 80 लोकसभा सीटों में जाट बहुल पश्चिमी यूपी में 27 सीटें,
राजस्थान में भी लोकसभा की 25 सीटें हैं। बृजभूषण का दबदबा पूर्वी यूपी में, तो बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट हरियाणा के रहने वाले और ये जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस इसे जाट का अपमान बताकर वोट लूटने की फिराक में, और हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जाट समाज का दबदबा है। 2014 में बीजेपी 7 सीटें जीती थी, तो 2019 में बीजेपी को सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी, और 2024 में भी बीजेपी इस आंकड़े को दोहराने की कोशिश में। यूपी में जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों में जाट वोटर गेम चेंजर है। यूपी में लोकसभा की 18 सीटें ऐसी जहां जाट वोट निर्णायक है। ये सीटें सहारनपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, कैराना, संभल, हाथरस, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, फतेहपुर सिकरी, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बागपत, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, नगीनी और आगरा। राजस्थान की सियासत में एक कहावत है, जिसके जाट उसकी ही सरकार। शेखावटी रीजन, जहां से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आते हैं, वो जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सीकर, अजमेर, चूरू, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर जाट वोट ही जीत दिलाता है, और 5 राज्यों में जाटों का एक बड़ा वोट बैंक होने के कारण कांग्रेस पहलवानों के रास्ते लोकसभा के चुनावी अखाड़े को जीतने की कोशिश में है। लेकिन मोदी सरकार ने WFI को सस्पेंड कर कांग्रेस के इस गुब्बारे की हवा निकाल दी। बीजेपी जाटों को नाराज नहीं करना चाहती, तो यूपी में बृजभूषण के समर्थकों को भी नाखुश नहीं करना चाहती, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का पूर्वी यूपी में अपना वोट बैंक है। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के लोकसभा सांसद, बीजेपी से 5 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से 1 बार सांसद रहे। बृजभूषण 2 बार गोंडा से सांसद चुने गए, बलरामपुर से भी 1 बार सांसद रहे, और पिछली 3 बार से कैसरगंज से सांसद चुने जा रहे हैं। बृजभूषण शरण की पत्नी भी सांसद रह चुकी। यूपी के पूर्वांचल में करीब 5 जिलों में बृजभूषण शरण सिंह की पकड़ है, जिनमें गोंडा, बलरामपुर और अयोध्या खास है। देखिए, कैसरगंज, वैसे तो मैं 2 बार गोंडा से रह चुका हूं, मेरी पत्नी भी गोंडा से सांसद रह चुकी है, फिर बलरामपुर से भी हम सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार हम कैसरगंज से सांसद हैं। लेकिन ये हमारा गृह क्षेत्र जो है, हमारा गांव या हमारा घर, पहली बार कैसरगंज लोकसभा में है 3 चुनाव से। तो हमारी तो प्राथमिकता यही है कि हम अपने घर से लड़ें। पूर्वांचल में बृजभूषण शरण सिंह का नाम दबंग नेताओं में गिना जाता है। राजा रजवाड़ों की तरह ठाट बाट से रहना बृजभूषण को पसंद है। बृजभूषण आस्था, अपराध और राजनीति रसूख के मिश्रण है। बृजभूषण शरण सिंह आलीशान कोठी में रहते हैं। एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर भी इनकी छवि है। राम मंदिर के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं। एक शख्स की हत्या का आरोप भी बृजभूषण पर लग चुका है। लेकिन टॉप के पहलवानों की तरफ से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद बृजभूषण का सियासी किला हिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब एक खबर उत्तर प्रदेश की सियासत की। अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं। मायावती को ब्राह्मणों की याद आ रही है। कांग्रेस मुस्लिम और ब्राह्मण कॉम्बिनेशन बनाने में जुटी है, यानी सियासत के सेंटर में इस वक्त ब्राह्मण हैं। सभी पार्टियों को समझ में आ गया है कि ब्राह्मण वोट मतलब जीत की गारंटी। लेकिन ब्राह्मण किसके साथ हैं, यह रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में ब्राह्मण बहुत मैटर करता है। इसी वजह से अखिलेश यादव को 2024 से पहले ब्राह्मण याद आया है। अखिलेश समझ गए हैं कि ब्राह्मण जिसके साथ खड़ा होगा, चुनाव में जीत भी उसी को मिलेगी। यूपी में अखिलेश यादव नया कॉम्बिनेशन तैयार करने में जुटे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूला फेल हो गया तो अखिलेश नई सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस पर ब्राह्मण महापंचायत कराई गई। कार्यक्रम में अखिलेश यादव खुद शामिल हुए। अब यूपी के हर जिले में ब्राह्मण महापंचायत कराने की तैयारी है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर चुके हैं। परशुराम जयंती के मौके पर उन्होंने मूर्ति का अनावरण भी किया था।
अब आपको बताते हैं कि यूपी में ब्राह्मण हर पार्टी के लिए जरूरी क्यों है। यूपी के ब्राह्मणों की आबादी 12% है, लेकिन वो दूसरी सवर्ण जातियों के साथ मिलकर यूपी की 40 लोकसभा सीटों को प्रभावित करता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 52 ब्राह्मण विधायक चुनाव जीते, जो दूसरी किसी भी जाति से ज्यादा था, यानी यूपी का हर 8वां विधायक ब्राह्मण है। बीजेपी की तरफ से 46 ब्राह्मण चुनाव जीते तो समाजवादी पार्टी के लिए आंकड़ा महज 5 ही रहा। अखिलेश यादव अब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों यानी पीडीए के भरोसे अपनी सियासत बढ़ा रहे थे। दरअसल मुस्लिम और यादव अखिलेश के कोर वोटर हैं। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को यादवों के 83% और मुसलमानों के 79% वोट मिले, लेकिन 24 यादव और 32 मुस्लिम ही एसपी के टिकट पर चुनाव जीत पाए। 2022 के नतीजों से अखिलेश समझ गए हैं कि उनका बेस वोट मुसलमान और यादव भले ही उनके साथ खड़ा हो, लेकिन जब तक उनके साथ दूसरी जातियां नहीं जुड़ेंगी तब तक उनके वोट शेयर में इजाफा नहीं होगा। देखिए, जो भी समाज के शोषित, वंचित और उपेक्षित लोग हैं, समाजवादी पार्टी सभी जाति, वर्ग और धर्म, पंथ की पार्टी है। सबको समान विचारधारा के लोगों को सम्मान देना ये समाजवादी विचारधारा का एक अंग है। जो भी आएगा पार्टी के अंदर सबको सम्मान और सब उपेक्षित, खासकर उपेक्षित लोगों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है और उनकी भी लड़ेगी। यूपी में ब्राह्मणों की सियासी ताकत को ऐसे समझिए, यूपी में जिस भी पार्टी ने पिछले 3 दशक में ब्राह्मण कार्ड खेला, उसे सियासी तौर पर बड़ा फायदा हुआ। 2007 में जब मायावती ने यूपी में सरकार बनाई तो बीएसपी की ओर से 41 ब्राह्मण विधायक चुनाव जीत कर आए। 2012 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 21 ब्राह्मणों को जीत मिली। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो 58 विधायक ब्राह्मण समाज से चुने गए। 2022 में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी तो 52 ब्राह्मण विधायक चुनाव जीते, यानी सरकार उसी की बनती है जिसके साथ ब्राह्मण खड़े होते हैं। यूपी में ब्राह्मणों का वोटिंग पैटर्न देखें तो समाजवादी पार्टी की ये कोशिश बहुत कामयाब होगी ऐसा लगता नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बीजेपी के पाले में मजबूती से खड़े हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 89% हो गया। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को ब्राह्मणों का 72% वोट हासिल हुआ, तो 2019 में ये संख्या 82% तक पहुंच गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड की 199 सीटों में से अपर कास्ट के 88 उम्मीदवारों को मौका दिया, जिसमें 80 चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसमें 37 सांसद ब्राह्मण थे। 2014 में यही आंकड़ा 33 था। दरअसल कमंडल की सियासत से पहले देश की राजनीति में ब्राह्मणों का दबदबा था। ब्राह्मण कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन कमंडल की राजनीति के दौर में ब्राह्मण वोटर कांग्रेस से छिटककर बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए। लेकिन 1990 के बाद ओबीसी राजनीति इतनी हावी रही कि ब्राह्मण वोटर खुद को उपेक्षित महसूस करने लगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गए। इससे पहले हम लोगों ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था, सभी महाब्राह्मण समाज के लोगों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का करीब 1.5 साल तक हम लोगों ने इंतजार किया कि भाई आपकी सरकार बनी है, आपने वादे भी अच्छे किए हैं, लंबे वादे भी मारे हैं, तो कम से कम आप कब तक पूरा करेंगे। और मैंने 31 अक्टूबर 2023 को एक कार्यक्रम लखनऊ में रखा था, जिसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी से लेकर जितने लोग हैं सबको मैंने लेटर लिखा था कि इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हों। लेकिन वो महाब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकते, उनके दिमाग में चल रहा है। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में ब्राह्मण शामिल हो जाता है तो 2024 के चुनाव में पार्टी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। वहीं यूपी में कांग्रेस का पूरा ध्यान मुस्लिम और ब्राह्मण वोटरों की ओर है। तेलंगाना में जिस तरह मुस्लिम वोटर बीआरएस से कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ, उससे कांग्रेस को उम्मीद है कि यूपी में भी ऐसा हो सकता है। और